तो पहले कुछ थियरी है फोर्स के बारे में। काइनेमेटिक्स में हमने क्या सीखा है? काइनेमेटिक्स में मोशन को डिस्क्राइब करते हैं इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। क्वांटिटेटिव मतलब वैल्यू ढूंढते हैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड डिफरेंट क्वांटिटीज की। जैसे पोजीशन, तो वेक्टोरियली पोजीशन वेक्टर की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम, इफ इट इज जस्ट मैग्नीट्यूड। बट ये तो सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब किया। वो मोशन का कॉज क्या है, इसके बारे में हमने बात नहीं की। तो काइनेमेटिक्स में कॉज की बात नहीं होती है, ठीक है। इन काइनेमेटिक्स वी डू नॉट कंसिडर द कॉज ऑफ मोशन, बट इन डायनामिक्स वी डिस्कस अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। तो हमारे पास ये कॉज ऑफ मोशन को समझने के लिए न्यूटन्स लॉज है। बट इनिशियली जब ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ था, दैट इज लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, so people did not have much idea about the cause of motion। तो इसके ऊपर कुछ थियरीज बनी थी और ये चल रही है फ्रॉम अ वेरी एंशियंट टाइम, फ्रॉम द टाइम्स ऑफ एरिस्टोटल। और उससे भी पहले एरिस्टोटल, यू नो एरिस्टोटल, यू शुड गूगल इट। ही वाज अ ग्रीक फिलोसोफर, एरिस्टोटल। तो उसने भी कुछ थियरीज बताई थी कि क्यों मोशन होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन। बट क्लैरिटी नहीं मिली उसके ऊपर। सबसे पहले जो क्लैरिटी देने वाला साइंटिस्ट था वो था गैलीलियो। एरिस्टोटल ने क्या बोला पता है? एरिस्टोटल ने बोला था कि किसी भी बॉडी को मोशन में रखने के लिए फोर्स जरूरी होता है, जो गलत है। ये गलत प्रूव किया गैलीलियो ने। गैलीलियो ने बोला कि मोशन में कोई भी जब बॉडी होता है तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो फोर्स नहीं होगा, बट अगर वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, तभी फोर्स होगा। तो मोशन और फोर्स का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मैं कांस्टेंट स्पीड बोल रहा हूं तो फिर डिक्रीज क्यों होगी स्पीड? आई एम टेलिंग दैट अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब क्या है? ना तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, ना तो डिक्रीज हो रही है। तो फिर क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन जीरो है। जीरो होगा ना। वेलोसिटी अगर सेम रह रही है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब फोर्स कांस्टेंट है, मतलब फोर्स है। मैं बोल रहा हूं कि फोर्स एब्सेंट होगा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो। लाने के लिए, लाने के लिए, ये अलग बात है। तुम ये सोचो बॉडी ऑलरेडी वेलोसिटी में है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, फोर्स लगता है क्या? वो बॉडी के ऊपर फोर्स है? मैंने वो सब क्यों, तुम क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो चीजों को? सोचो वो प्लेन फ्रिक्शनलेस है जिस पे वो मूव कर रहा है। अब वो बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी वो मोशन में है। मतलब मोशन में जब बॉडी होती है तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करना ऐसा जरूरी है क्या? एग्जैक्टली यही चीज गैलीलियो ने भी आर्गुमेंट किया एरिस्टोटल के। अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो हम फोर्स को नहीं समझ पाएंगे। फोर्स का तो फिर एरिस्टोटल सही है, इसका मतलब न्यूटन के लॉज गलत है अगर ये प्रैक्टिकल नहीं है तो। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अब तुम्हारी बात मानते हैं कि यहाँ पे कोई फोर्स है जो उसकी स्पीड कम कर रहा है। कौन सा फोर्स स्पीड कम करता है? फिर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता है? तो मतलब फोर्स नहीं है फिर भी चल रहा है कि नहीं? हाँ, तो वही तो बोल रहा है। गैलीलियो ने वही बात बताई है कि कोई भी बॉडी जब रेस्ट पे रहती है तो वो रेस्ट पे ही रहती है, और जब मोशन में होती है तो कंटिन्यूली मोशन करती रहती है इन अ स्ट्रेट लाइन विद द सेम वेलोसिटी, एंड इन बोथ दीज केसेस देयर इज नो फोर्स एक्टिंग। और ये जो टेंडेंसी है बॉडी की,
टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसी को तो हम इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया के बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने बताया, और उसने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है, ये वाला एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये बहुत स्मूथ है, फ्रिक्शन बहुत मिनिमल है, फ्रिक्शन लेस बोल सकते हो आइडियली, और उसके ऊपर एक बॉल को या एक स्फीयर को रोल करवाया। अब जब ये वाले पार्ट में जब बॉल है इंक्लाइंड पार्ट पे, तो क्या उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है? हाँ हो रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। इंक्लाइंड है ना, तभी तो नीचे गिरेगा वो, तो वो नीचे रोल करते हुए आता है। फिर यहाँ पे ये कौन सा प्लेन आ गया? फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट होगा उसके ऊपर? फ्रिक्शन तो है नहीं। हॉरिजॉन्टल मोशन में कहाँ से जी एक्ट होगा? हॉरिजॉन्टल मोशन में कभी जी एक्ट नहीं करता, ये हमने प्रोजेक्टाइल में भी देखा है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जब वो जाएगा तो जी एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर वो यहाँ पे पहुंचता है, अब वो ऑलरेडी उसकी टेंडेंसी है मोशन की, मतलब वो मोशन में तो रहेगा ही, बट दैट बॉल गोज अप टू हियर। व्हाई डज इट गो अप टू हियर? हाँ, इस पार्ट में जो भी उसके पास एनर्जी थी वो यूटिलाइज होगी, एंड वो उसको उसी हाइट तक पहुंचा देगी वापस जहां से उसने शुरू किया। बट यहाँ पे आके वो रुक जाएगा, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटली ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पुल कर रहा है। फिर वो वापस नीचे गिरेगा, स्ट्रेट जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर मैंने ये सेकंड वाले प्लेन की हाइट कम कर दी तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, अगर मैंने उसको फ्लैट कर दिया तो वो आगे बढ़ता ही जाएगा। बट फोर्स कहाँ था? यहां तक ही था, इसके बाद तो आगे कोई फोर्स नहीं है। Now the body which is moving will continue to move in a straight line with uniform velocity without any force, without any acceleration. That means force stopped long ago. Motion did not stop. That means motion does not depend on force. The cause of motion might be the force, but when the motion continues without any change in velocity, the cause is not the force, may or may not be. सो जहां जहां फोर्स होता है वहां पे एक्सेलरेशन का होना जरूरी है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है और मोशन है तो फोर्स नहीं होगा, फोर्स विल बी एब्सेंट। ठीक है, तो डायनामिक्स में वी विल बी स्टडिंग अबाउट द प्रेजेंस ऑफ फोर्स। हम वो वाले मोशन को कंसिडर करेंगे जहां पे फोर्स है, ठीक है, और फिर हम लोग फोर्स की वजह से उस मोशन में क्या चेंजेस आते हैं उसको स्टडी करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉज ऑफ मोशन विच इज फोर्स आफ्टर ऑल। तो अगेन इनर्शिया को डिफाइन किया है। It can be said that body remains in its state of rest or in the state of uniform motion until and unless some external force is applied on it. This is also known as Galileo's law of inertia. जो अब तक तुम क्लास 9th में जो पढ़ा है तुमने, वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं ना, ये एक्चुअली गैलीलियो का लॉ है। और कुछ गैलीलियो के 100 ईयर्स के बाद न्यूटन आए, who actually established not only this law but then the second law and the third law. Second law talks about the quantitative analysis of force, that is force is directly proportional to the rate of change of momentum, F is equal to ma, जिससे फॉर्मूला बना, ठीक है। और थर्ड लॉ टॉक्स अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन ऑन डिफरेंट बॉडीज। या the force exerted on any body is directly proportional to the rate of change of momentum produced in the body, and the rate of change of momentum always takes place in the direction of force. Momentum का फॉर्मूला याद है? P is equal to mv। नहीं, उसका रिलेशन था काइनेटिक एनर्जी के साथ, बट उसका फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, मास टाइम्स वेलोसिटी, और इसका डेरिवेशन हमने ऑलरेडी देखा है। इस क्लास में हम लोग कैलकुलस से डिराइव करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला आएगा भी आगे।
ठीक है. सो दिस टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया. तो इनर्शिया तो सबके पास है. इनर्शिया के लिए कोई फोर्स का प्रेजेंस जरूरी नहीं है, बट इनर्शिया को समझना जरूरी है इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड फोर्स. फोर्स 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 इनर्शिया को चेंज करने के लिए चाहिए, मोशन के लिए नहीं चाहिए. यही तो बता रहा है वो. इनर्शिया क्या होता है? नहीं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी होता है. इनर्शिया इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, inherent property of a body to maintain its state, whether it is state of rest or of uniform motion. तो बॉडी रेस्ट में फिर भी उसके पास इनर्शिया है. फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है उसके ऊपर? कोई फोर्स नहीं है. समझ में आया? तो नेचुरल टेंडेंसी के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए, नेचुरल टेंडेंसी को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए. अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, उसको मुझे मोशन में लाना है, तब फोर्स लगेगा. तो नेचुरल टेंडेंसी यूनिफॉर्म मोशन की भी तो हो सकती है, तो उसके लिए फोर्स चाहिए. यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन के लिए फोर्स चाहिए. दैट इज इनर्शिया माय फ्रेंड. मैंने तुम्हें क्या पूछा? इनर्शिया चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए? यस. नेचुरल टेंडेंसी जो मोशन की है उसके लिए फोर्स चाहिए? नहीं. स्टार्ट तुम मेरे मुंह में शब्द पर डालोगे, स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना है, तो नेचुरल टेंडेंसी रही कहां पे फिर? किसी भी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी या तो वो रेस्ट पे रहेगा या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, और ये दोनों नेचुरल टेंडेंसी के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है, और इसी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं. हाँ, बट इनर्शिया को चेंज करना है, बॉडी को रेस्ट पे लाना है या फिर रेस्ट से मोशन में लाना है, इनर्शिया चेंज, नेचुरल टेंडेंसी चेंज, फोर्स लगेगा. अब फोर्स का पिक्चर आता है, क्योंकि पहले ये समझो कि फोर्स कहां नहीं लग रहा है. तो एरिस्टोटल ने यही गलती की थी जो तुम कर रहे हो आज. एरिस्टोटल बोल रहा था मोशन है मतलब फोर्स तो होना ही चाहिए. ऐसा जरूरी नहीं है ना. मोशन इज ऑल्सो नेचुरल टेंडेंसी इफ एट ऑल इट इज यूनिफॉर्म. बट वंस इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तब फोर्स डेफिनेटली रहेगा. ठीक है. सो अब ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आ चुका है, लीनियर मोमेंटम. देखो इधर वर्ड, ये लीनियर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिकॉज इसका एक दूसरा कजिन है जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम, जो तुम जानते हो ऑलरेडी. एंगुलर मोमेंटम एल होता है. हाँ, जो ओमेगा, जो डब्ल्यू भी नहीं, ओमेगा, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी होती है. ये है एंगुलर मोमेंटम. ठीक है. इसके बाद, इसकी बात हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, बट मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लीनियर इसको बोलना जरूरी है, क्योंकि तुम अब 11th क्लास में फिजिक्स की हर क्वांटिटी का एक एनालॉजी पढ़ते आ रहे हो. हर एक क्वांटिटी का एनालॉजी है. कोई भी लीनियर क्वांटिटी, उसका एनालॉजी एंगुलर में भी है. Not only linear and angular analogies, we have analogies in kinematics and electrostatics. We have analogies in electrostatics and magnetism. मतलब ये सारी एनालॉजी, ये वर्ल्ड ही एनालॉजिकल है फिजिक्स का, एंड इट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ. ऐसा नहीं है कि फिजिक्स के साइंटिस्ट जो है उन्होंने अपने मन से एनालॉजी क्रिएट की है पूरी एक सीजन 1 सीजन 2 ऐसी स्टोरी बनाने के लिए. ऐसा थोड़ी है. एनालॉजी तो नेचुरली अकर करती है, और ये जब साइंटिस्ट को पता चला और बिगर पिक्चर देखा उन्होंने, देन दे वर सरप्राइज्ड कि जैसे इन द वर्ल्ड ऑफ काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स एक टर्म होती है जिसको बहुत कॉमन टर्म है, मास. तो सोच सकते हो मास का भी एक एनालॉजी है. मास इज व्हाट? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी. इसका एनालॉजी है इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो है चार्ज. तो जो मास का काम है वो चार्ज का काम है वहां पे. ठीक है. और इससे आगे फिर स्टोरी बढ़ती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो हम 12th में पढ़ेंगे. सो अगर हम लोग बात करें मैकेनिक्स की, मतलब काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स की, और फिर उसका एप्लीकेशन या एनालॉजी एंगुलर में, तो सिंपल सिंपल चीजें हैं. जैसे कि तुम्हारा वेलोसिटी, उसका एनालॉजी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी.
एक्सेलरेशन, उसका एनालॉजी क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC। ठीक है, फिर उसमें भी नेट होता है, टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल और उसका नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मतलब हर एक का एनालॉजीज एग्जिस्ट करता है। वैसे इसीलिए यहाँ पे मोमेंटम को सिर्फ मोमेंटम नहीं बोला है क्लास 9th जैसा, इनफैक्ट वहां भी लीनियर वर्ड यूज किया गया था कुछ कुछ बुक्स में सिर्फ मोमेंटम बोलते थे तो हम समझ जाते थे। यहाँ पे हम उसको लीनियर मोमेंटम ही बोलेंगे। लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर। यस, इट हैज गॉट अ डायरेक्शन, इट इज अ वेक्टर। ये हम लोग पहले एक्नॉलेज नहीं करते थे, हम पढ़ते जरूर थे कि ये वेक्टर है, वेक्टर है, बट एक्नॉलेजमेंट नहीं था वहां पे। वहां पे उसको कोई वेक्टर के हिसाब से हमने ट्रीट भी नहीं किया कभी। हमने सिर्फ मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकाल के 1 मार्क हमेशा गेन किया है, और हम खुश भी हो जाते थे। और उसका यूनिट तो बहुत इजी है, kg/s। अब यहाँ पे इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करना है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद रखना है। kg/s, m1l1t-1, ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये हो गया तुम्हारी फर्स्ट क्वांटिटी ऑफ डायनामिक्स। ठीक है, लीनियर मोमेंटम। स्टोरी यहां से शुरू होती है फोर्स की। फोर्स को डायरेक्टली नहीं समझ सकते हम। पहले तो इनर्शिया के बारे में बताया कि इनर्शिया में तो कोई फोर्स की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन तुम्हें अगर इनर्शिया से बाहर निकलना है या इनर्शिया को चेंज करना है तो फोर्स चाहिए, लेकिन फोर्स नहीं आएगा पहले। पहले क्या चेंज होगा? पहले मोमेंटम में चेंज आएगा, और मोमेंटम में चेंज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और तब जाके फोर्स का बर्थ होगा। फोर्स वहां से आता है, तो इसलिए पहले मोमेंटम समझाया है। लिखना जरूरी नहीं है, तुम अपनी नोट्स अपने हिसाब से बनाओ, अभी सिर्फ सुन लो। ठीक है, आई एम गोइंग टू सेंड दिस PDF सो यू कैन make your notes later, but make it, otherwise you are going to get lost in the formula. अब मुझे बताओ कि ये जो मोमेंटम है, मैंने तुम्हें बताया एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन क्या होता है? अब बताओ उसका डायरेक्शन क्या होता है? एग्जैक्टली exactly. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होता है, क्योंकि वो वेक्टर है, उसके पास मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन डायरेक्शन भी होना चाहिए। डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज अ स्केलर, दिस इज अ वेक्टर, सो दिस इज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मतलब नॉट डॉट प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसमें मैग्नीट्यूड होगा एज वेल एज डायरेक्शन होगा, और वो डायरेक्शन वेलोसिटी का ही होगा। मतलब मोमेंटम का जो डायरेक्शन है, लीनियर मोमेंटम का, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ मास एज वेल एज वेलोसिटी। लेकिन मास तो कभी चेंज नहीं होगा बॉडी में, मतलब वो नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। मास पे हम लोग कैसे बोल सकते कि डिपेंड है? हाँ, क्योंकि किस दो बॉडी का एग्जांपल ले, एक का ज्यादा मास, एक का कम मास। हाँ, तो एक साइकिल है और एक ट्रक है, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रही है, किसके पास ज्यादा मोमेंटम है? तो मास पे डिपेंड कर रही है डेफिनेटली। सो नॉट इन द सेम बॉडी, आई एम टॉकिंग अबाउट मोमेंटम ऑफ टू डिफरेंट बॉडीज, डिपेंड्स ऑन मास डेफिनेटली। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है बुलेट का। बुलेट की जब उसको फायर करते हैं तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, मास बहुत छोटा होता है, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है ना वो बहुत लार्ज होता है, बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर एलिफेंट साइज हैवी ऑब्जेक्ट एक स्मॉल वेलोसिटी से चल रहा है, फिर भी वो ये दरवाजा तोड़ सकता है, छोटी वेलोसिटी से भी। इनफैक्ट छोटा सा उसका धक्का भी लग गया तो ये दरवाजा टूट जाएगा, बिकॉज इट हैज गॉट ह्यूज मोमेंटम। सो मोमेंटम इज द एनर्जी vehicle vehicle for the energy na which is transferred, momentum. Without momentum energy cannot transfer. तो अगर मुझे एनर्जी ट्रांसफर करनी है तो मेरे पास मोमेंटम होना चाहिए कि नहीं? जब मैं मोमेंटम ट्रांसफर करूंगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो मैं एनर्जी ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन वो एनर्जी ट्रांसफर किस फॉर्म में होगा? सोचो। मैंने एक मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, और मेरे पास, मैं कराटे चैंपियन, ठीक है, और मेरे पास एक ब्रिक है, ब्रिक,
और मैंने उस ब्रिक पे मेरे मोमेंटम को ट्रांसफर किया, तो मेरी एनर्जी मैं वो ब्रिक को दे रहा हूँ, वो ब्रिक में क्या आ जाएगा, क्रैक, टूट जाएगा वो ब्रिक। तो मैंने जो मोमेंटम उसको ट्रांसफर किया, जो एनर्जी ट्रांसफर किया विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम, उस वो किस फॉर्म में मैंने ट्रांसफर किया? मेरे पास काइनेटिक एनर्जी थी, बट ब्रिक मतलब उड़ने लगेगी फिर? नहीं। नहीं। तो मैं वही पूछ रहा हूं कि अगर मैं मेरे मोमेंटम को एनर्जी के फॉर्म में ब्रिक को दे रहा हूं, तो किस फॉर्म में ब्रिक उसको रिसीव करेगा, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी? ब्रिक को क्या फील होगा? क्या फील होगा ब्रिक को? फोर्स। एग्जैक्टली, फोर्स। यू सी व्हाट इज हैपनिंग? मोमेंटम क्या है? इट इज द व्हीकल फॉर ऑफ एनर्जी, व्हीकल फॉर एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी? हवा से थोड़ी होगी, मुझे मोमेंटम से उसको भेजना पड़ेगा एक बॉडी से दूसरे में। कभी कभी मैं कांटेक्ट करूंगा बॉडी के साथ, कभी कभी बिना कांटेक्ट के भी हो सकता है। मेरे से नहीं हो सकता, बट अर्थ और चार्जेस के बीच में तो बिना कांटेक्ट से होता है, ठीक है। बट ये जब व्हीकल लेके जाएगा एनर्जी को, मोमेंटम जब एनर्जी को लेके जाएगा दूसरे बॉडी में, दूसरा बॉडी उसको एक्सपीरियंस करेगा एज अ फोर्स, उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा। उसको क्या फील होगा? उसको फोर्स फील होगा, और वो फोर्स के इफेक्ट होंगे उसके ऊपर। या तो वो मोशन में आ जाएगा, या तो वो टूट जाएगा। ये फोर्स के इफेक्ट भी पढ़े हैं तुमने। क्या है फोर्सेस के इफेक्ट? इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, इट कैन ब्रिंग अ मूविंग बॉडी to rest, it can change the speed, it can change the direction, it can change the shape or size, or it can break the moving body, ये सब हो जाता है। तो who does that? That is done by the force. But where did this force come from? I applied force, right? But when I say I applied force, how did I apply force? I changed the momentum of my hand, and with the change in momentum there was force transferred. So transfer of force happens due to change in momentum. If I don't change momentum, no force is going to transfer. So ये है पूरा। और एक एग्जांपल दिया है लीनियर मोमेंटम एंड वेलोसिटी के रिलेशन में। Velocity is a vector quantity, and hence change in velocity can also be due to the direction only. Same is true for linear momentum also. If an object is moving in circular path with constant speed, then magnitude of linear momentum remains constant, but its direction changes continuously, which is always along the tangent to the path. Hence, linear momentum of object performing uniform circular motion continuously changes. So even though if the object is having uniform speed, the magnitude of linear momentum does not change. Magnitude of velocity does not change, but the direction definitely changes. And because direction changes, we can say that it's a vector quantity which is affected by the change in direction. Newton's first law of motion, गैलीलियो के काम को न्यूटन ने आगे बढ़ाया. It says that Newton's first law states that object at rest continues to remain at rest, and object in state of uniform motion continues in the state of uniform motion, remain in the state of uniform motion unless some external force is applied on it, जो गैलीलियो ने नहीं बताया था. गैलीलियो ने क्या बोला था? इनर्शिया को डिफाइन कर दिया था. Inertia is an intrinsic or inherent property of a body with the virtue of which the body at rest remains at rest and the body in motion remains in motion, in a uniform motion in a straight line. But Newton ने एक लाइन इसमें ऐड कर दी, until and unless an external force is applied on it. मतलब फोर्स होगा तो ही चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन होगा, फोर्स के बिना ये पॉसिबल नहीं है. और उसने और एक बात बोली कि टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया. हर एक बॉडी के पास ये टेंडेंसी भी होती है, जब कोई बॉडी मोशन में होता है उसको रोकना डिफिकल्ट है. ये डिफिकल्टी कहां से आती है? ये उसके इनर्शिया की वजह से आती है. तो जितना ज्यादा इनर्शिया उतनी ज्यादा डिफिकल्टी तुम फेस करोगे उस ऑब्जेक्ट को
उस ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को चेंज करने के लिए। इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं, ये बताया यहाँ पे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है ना, स्ट्रेट लाइन पे, उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता। उसका एग्जाम्पल है, व्हेन यू आर सिटिंग इन अ कार एंड द कार टेक्स टर्न, you feel your body is turning to the other side, to the opposite side in which the car is turning. Why? Because your body does not want to change the direction of motion. It wants to continue to move in the straight line, the same direction. So inertia of direction bhi hota hai. Because whenever there is change in direction, there is change in velocity and there is change in momentum and there is change in inertia. So that means there must be a force required for the change in direction, and that there must be, because force is required, मतलब forcefully काम हो रहा है, जबरदस्ती हो रही है, जबरदस्ती। तो अगर जबरदस्ती हो रही है मतलब इनर्शिया चेंज हो रहा है। मतलब ये कौन सा इनर्शिया था? और इनर्शिया तो ऑलरेडी है उसके पास और उसको रोक भी नहीं रहे हम लोग यार। बॉडी तो मूव कर रही है ना स्ट्रेट लाइन में, हम थोड़ी ब्रेक लगा रहे हैं, वी आर जस्ट टर्निंग। टर्न भी नहीं होना चाहता, मतलब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है। मतलब जहां जहां फोर्सफुली तुम बॉडी का स्टेट चेंज करोगे, वहां इनर्शिया चेंज होगा, वहां पे फोर्स की जरूरत लगेगी। विदाउट फोर्स बॉडी कंफर्टेबल है अपने स्टेट में, चाहे वो मोशन हो या रेस्ट। यहाँ पे न्यूटन के बारे में कुछ जानकारी दी है, आप लोग खुद इंटरेस्ट लेके अगर कुछ अपने आप से, ये मैं नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है? अगर कुछ ऐसा नया है तो डेफिनेटली बताऊंगा, बट तुम लोग का जो इंट्रोडक्शन है न्यूटन के साथ, दैट दैट इज नॉट वेरी न्यू थिंग, दैट हैज बीन, ही हैज बीन पार्ट ऑफ योर लाइफ सिंस, फॉर ICSE students since class 8th or 7th maybe, and for CBSE he has been there since, yeah, officially his entry happened in class 9th, but before that he was in 8th. Because there was motion, there was friction. That means wherever there is motion, there is Newton. Without that, nothing can be explained. Then you will have to become Aristotle. See, there is a difference between a scientist and a philosopher. Scientist क्या करता है? Scientist तुम्हें proof देता है कि ये है, ऐसा ही है ये, और मैंने ये proof किया है, ठीक है? और साइंटिस्ट उसको ओपन एंडेड भी छोड़ता है, जहां पे उसको लगता है कि अनसर्टेनिटी है, वहां पे वो इन्फिनिटी जैसे वर्ड यूज करके उसको छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता नहीं आगे क्या है, ठीक है? फिलोसोफर क्या करता है? वो फिलोसोफाइज करता है, मतलब वो इमेजिन करता है और वो अजम्पशंस लगाता है, एक्सपेरिमेंट्स नहीं होता है। एरिस्टोटल एक अपने रूम में ग्रीक पैलेस में बैठ के सोचता होगा बहुत सारी चीजें, उसके पास कोई लैब नहीं होगी ना, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता होगा, करता भी होगा, लेकिन क्योंकि ग्रीक फिलोसॉफी जो थी उसमें जितने भी फिलोसोफर्स थे, दे वर फिलोसोफर्स एज वेल एज एस्ट्रोनॉमर्स एज वेल एज मैथमेटिशियंस, so they had their own calculations, but their calculations were not based on experiments which developed with the progress of classical physics. यही है क्लासिकल फिजिक्स जो हम पढ़ रहे हैं। क्लासिकल फिजिक्स इज अप टू द एंड ऑफ 19th century, or you can say mid 18th century, mid 18th और 19th century, बस वहां तक क्लासिकल फिजिक्स था। वहां उससे आगे फिर मॉडर्न फिजिक्स शुरू हो गया, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के पास जवाब खत्म हो गए। जब एटम कैसे बिहेव करता है वो सवाल पूछा गया क्लासिकल फिजिक्स से, तो क्लासिकल फिजिक्स की सारी थियरी फेल होने लगी। इसका मतलब क्या है कि क्लासिकल फिजिक्स के जितने भी लॉ है, ये सब लाइफ साइज्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे नहीं। लाइफ साइज मतलब व्हाट वी कैन सी विद आवर नेकेड आइज। फिर रूल चेंज हो जाते हैं, रूल चेंज होता है मतलब क्लासिकल फिजिक्स का एंड आ गया। बट क्लासिकल फिजिक्स इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ये क्वेश्चन है, तो हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमारे डे टू डे जितने भी चेंजेस, या फिर चेंजेस तो नहीं बोल सकते, जितने भी फिनोमेना हमारे अराउंड हो रहे हैं, ये सारे फिनोमेना को समझने के लिए और अपने काम को इजी बनाने के लिए क्लासिकल फिजिक्स का ही यूज करते हैं हम लोग. वी नेवर थिंक अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स फॉर आर. अगर मुझे एक बॉक्स को पुश करना है कितना फोर्स लगेगा, ये सवाल कोई बहुत डिफिकल्ट रॉकेट साइंस नहीं है ना. इट्स अ इजी क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो ये लिमिटेड है साइंस, बट नेसेसरी है और यूजफुल भी है. उसको उसी तरीके से यूज करना चाहिए और फिर भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. ये बात है. एनीवे, सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे आ चुके हैं हम लोग. एंड दिस इज द, यू कैन से, डेरिवेशन बेस्ड ऑन कैलकुलस. जो तुमने सेम डेरिवेशन विदाउट कैलकुलस किया हुआ है इन क्लास 9th, अब तुम कैलकुलस के साथ करने वाले हो. और सेकेंड लॉ क्या बोलता है? नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम और अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. सिंपली बोल दिया है. ठीक है. नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम और अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. अब यहां पे एफ एक्सटर्नल लिखा है. एफ एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल फोर्स. क्यों जरूरी है एक्सटर्नल लिखना? क्योंकि ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होते हैं जहां पे फोर्स एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल होता है. बट व्हाट वी आर डूइंग इज आइसोलेटिंग द बॉडी. आइसोलेटिंग मतलब हम लोग वो बॉडी के ऊपर एक सर्टन पर्सपेक्टिव से हम लोग उसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्स को देख रहे हैं. यहां पे पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर सकते हो तुम. ठीक है. जैसे एक बहुत ही, मतलब, स्टूपिड सा क्वेश्चन है बट स्टिल इट इज रिलेवेंट, कि ये कार जब चलती है तो मोशन हो रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी हो रहा है, तो ये फोर्स एक्सर्ट कौन करता है? ये एक्सटर्नल फोर्स है या इंटरनल? तो ये एक्सटर्नल हुआ या इंटरनल? इंटरनल क्यों इंटरनल? सर, क्योंकि उसके अंदर की एनर्जी टायर्स को टर्न करने में हेल्प कर रही है. बट और इंटरनल कैसे हुआ ये? क्योंकि गाड़ी खुद जनरेट कर गाड़ी क्या है? अब गाड़ी क्या है? गाड़ी क्या है? टायर है, बॉडी है, सीट है, सीट बेल्ट है, स्टेयरिंग व्हील है. गाड़ी क्या है? बिल्कुल सही है ना. अब मुझे बताओ कि मैं ये अगर बोलूं कि गाड़ी के व्हील गाड़ी को चलाते हैं, तो मैं गलत बोल रहा हूं? हाँ, तो गाड़ी के व्हील ही चला रहे हैं ना गाड़ी को, तो मतलब व्हील एक्सटर्नल हुए. तो व्हील चल रहे हैं, उसकी वजह से गाड़ी चल रही है ना, या गाड़ी चल रही है इसकी वजह से गाड़ी व्हील को साथ में लेके जा रही है? तो गाड़ी व्हील को चलानी है ना, गाड़ी व्हील को चला रही है. क्योंकि व्हील गाड़ी के बिना तो कुछ है नहीं. सो दिस इज वाई ये स्टूपिड और इररिलेवेंट या रेलेवेंट क्वेश्चन है. यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है. ठीक है. हम ऐसे सिचुएशन में पढ़ेंगे ही नहीं जब हम लोग क्लासिकल फिजिक्स की बात करेंगे. तुम समझ रहे हो? यहाँ पे क्या है पता है? ये जो कार है ना, इट्स अ सिस्टम ऑफ मेनी सिस्टम्स वर्किंग टुगेदर. सिस्टम ऑफ मेनी सिस्टम्स वर्किंग टुगेदर. इसमें तुम्हारा गाड़ी का जो फ्रेम है वो एक सिस्टम है जो स्टेशनरी है, उसका खुद का कुछ ये नहीं है, औकात नहीं है अपने आप को चलाने का. ठीक है. बट देर आर अदर थिंग्स विच हैज दिस कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग द कार टुगेदर. जैसे इंजन हुआ. अब क्या इंजन गाड़ी को चला रहा है? इंजन तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी, जिससे व्हील टर्न हो रहे हो और गाड़ी चल रही है. तो आफ्टर ऑल तो ये व्हील है जो गाड़ी को चला रहे हैं. व्हील को कौन चला रहा है? इंजन. बट क्या डायरेक्टली पुश कर रहा है क्या वो उसको? नहीं. तो ये पूरा बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है ये. हम लोग जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं इसमें एक्सटर्नल लिखने की क्यों जरूरत है पता है? बिकॉज हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं जहां पे एक बॉक्स है जिसको मैं पुश कर रहा हूं, बॉक्स आगे चल रहा है. अब एक्सटर्नल समझ में आया?
बहुत सिंपल है। मेरा अप्लाई किया गया फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नली होगा, वो मैं बॉक्स के अंदर थोड़ी बैठा हूं, मैं तो बॉक्स के बाहर हूं। एग्जैक्टली तो मुझे मेरे पर्सपेक्टिव को क्लियर करने की जरूरत है। बॉक्स बाहर है, मैं बाहर हूं, मैं अलग हूं, बॉक्स अलग है, मैं बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, तो वो एक्सटर्नल फोर्स हुआ। अब क्लियर हो गया एक्सटर्नल। तो कभी भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल मत लेना कार जैसे, नहीं तो तुम अपने ही क्वेश्चन में फंस जाओगे। कौन गाड़ी को चला रहा है, गाड़ी किसको लेके जा रहा है, बहुत डिफिकल्ट है ये आंसर करना, बिकॉज इट इज सिस्टम ऑफ सिस्टम्स वर्किंग टुगेदर, कार। ठीक है, सो हमारे एग्जाम्पल सिंपल होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। यहां पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे क्योंकि हम चेंज को छोटे से छोटा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कर देंगे। अगर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कर देंगे तो यहां पे डिफरेंशिएशन का काम आ जाएगा, मतलब वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। if we differentiate to infinitesimally small value we get dp by dt, और p की जगह पे मैं लिख सकता हूं m ब्रैकेट v माइनस u। क्यों m ब्रैकेट v माइनस u? क्योंकि d मतलब चेंज हो रहा है ना, वो देर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। और ये देखो d ब्रैकेट mv बाई dt, और क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रही है तो कैन आई से दैट चेंज इन वेलोसिटी, m को बाहर निकाल दिया और क्या बचा मेरे पास है dv बाई dt। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एंड दैट्स हाउ वी गेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन है या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है mlt⁻²। ठीक है, तो फोर्स जो वेक्टर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ मोशन का, सेंट्रल एंटिटी, जो इसका डेरिवेशन अपने को मिल गया है। अब ये जो, इसको इक्वेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, ये F इज इक्वल टू एम ए को, इक्वेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लोग वेक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज एसेंशियली इट्स अ वेक्टर, तो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज अ वेक्टर with the help of its rectangular coordinates। तो उसके rectangular coordinates कौन से हैं? उसके rectangular coordinates x, y और z डायरेक्शन में। ठीक है, तो fx, fy और fz will be the rectangular or orthogonal coordinates of the force, which are nothing but m into ax, which is m, or m into ay और m into az। तो इससे कुछ चीज क्लियर होता है क्या? यू टेल मी। अगर यू तुम यहाँ पे एफ एक्स देख रहे हो, यहाँ पे ए एक्स देख रहे हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? एग्जैक्टली, या फिर जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी एक्सर्ट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स से हम लोग पता लगा सकते हैं। फोर्स की डायरेक्शन विल signify the direction of change in velocity or of acceleration। ये पढ़ना जरूरी है मेरे लिए बिकॉज ये लेटर चैप्टर की बात कर रहे हैं विच इज योर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज अ बिगिनिंग ऑफ योर लास्ट इन important chapter, that is your rotational motion, angular quantities। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो जब हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है
जहां पे एंटायर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और सिस्टम इज अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, जहां पे पूरी बॉडी का मास एक्ट करता है, जहां पे पूरी बॉडी का वेट एक्ट करता है बेसिकली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नो, मास रहता है। वेट तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। Center of mass is a point in space where entire mass of the object or system of objects can be assumed to be concentrated. Newton's second law of motion is particle based concept. For example, F is the net force on the particle, then acceleration F by m is the net acceleration of the particle. One very important point that we should understand here is that we can apply Newton's second law on objects of bigger size and even on system of collection of objects. No matter where the force is applied on the body or system of bodies, Newton's second law will tell us about the acceleration of center of mass of the body or the system of bodies. When we deal with particles, then there is no concept of rotational motion. When we deal with rigid bodies, then rotational motion also comes into play. तो मतलब जब भी हम इस चैप्टर में बॉडी की बात करेंगे, ठीक है, हम लोग बॉडी को एक पार्टिकल मान के चलेंगे हमेशा, क्योंकि वो पार्टिकल बॉडी के अंदर है जहां पे बॉडी का पूरा मास लोकेटेड है। भले बॉडी कितना भी बड़ा हो, जब हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो उस बॉडी में भी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो वी डोंट टॉक अबाउट बॉडी essentially, we are talking about its center of mass. But when we talk about rigid bodies, which is the part of system of particles, rigid body में क्या होता है, जब तुम फोर्स एक्सर्ट करते हो, नॉट नेसेसरी कि उसमें एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो रोटेट भी कर सकता है, वो टर्न भी कर सकता है, डिफॉर्म भी हो सकता है, ये सब। हाँ, बट रिजिड होगा तो डिफॉर्म नहीं होगा। रिजिड मतलब पाइवोटेड ना, नहीं, फिक्स्ड। not necessarily that all rigid bodies are pivoted. Suppose there is a big stone, huge stone, and you apply force on one of its corner, what will happen? It will turn. It's not pivoted, still it's turning. That means it is a rigid body. That means you are applying force not exactly on its center of mass, you are applying somewhere else, and that's why the body is turning. So when turning happens, that means you are dealing with rigid bodies. In this chapter, you are not dealing with rigid bodies, you are dealing with center of mass. Center of mass governs the motion of the whole body. सपोज एक बॉक्स है जिसको मैं पुश कर रहा हूं, वो आगे जा रहा है, मतलब मैंने बॉक्स पे फोर्स एक्सर्ट किया है, मैंने बॉक्स के सेंटर ऑफ मास पे फोर्स एक्सर्ट किया है, तभी जो सेंटर ऑफ मास का बिहेवियर है वही बॉक्स का बिहेवियर है। तो हम ये अजम्पशन ऑलरेडी लेके चलेंगे, रिजिड बॉडीज में अजम्पशन चेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस और इट्स वेरी Yes, sir. Understand. cool? Rotational motion depends on location where the force is applied on the object, but motion of center of mass is not affected by the location of point of application of force. Newton's second law just tells us that center of mass will move in the direction of force with the acceleration F by m. When some object moves in space without changing its orientation, then its motion is equivalent to the motion of particle placed at the center of mass of that object. Another important point about Newton's second law is that it is a local relation. लोकल रिलेशन, यहां पे वो कार वाला तुम्हें हिट करेगा एग्जाम्पल, लोकल रिलेशन। when I'm talking about that car wala example, there are multiple local relation. There is a local relation between the chassis of car, that is the frame of the car, and the engine, and the engine and the tire, and the tire and the road, and the tire and the frame of the car. So many local relations are happening, so it becomes very complicated to identify or isolate one single local relation जहां पे हम फोर्स को बता रहे हैं कि ये है एक फोर्स जो चला रहा है गाड़ी को और वो एक्सटर्नल है, नहीं बोल सकते, बिकॉज लोकल रिलेशन इटसेल्फ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ कार, इन द केस ऑफ कार। बट न्यूटन सेकेंड लॉ एक लोकल रिलेशन पे एक्ट कर रहा है, मतलब एक बॉडी जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दूसरा बॉडी जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और उसमें मोशन एक्सर्ट, उसमें चेंज हो रहा है उसका मोशन।
यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. एसआई यूनिट क्या है? फोर्स का न्यूटन. 1 न्यूटन का डेफिनेशन क्या है? 1 न्यूटन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड by a mass of 1 kilogram which undergoes an acceleration of 1 meter per second square by the application of force, by the applied force. So ये 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है. डाइन क्या है? CGS यूनिट. और 1 डाइन इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन. और एक यूनिट है जो हमें परेशान करता है बार बार, दैट इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स. ये है 1 किलोग्राम फोर्स, 1 kgf, 1 ग्राम फोर्स, 1 gf. 1 kilogram force is that force which can accelerate an object of mass 1 kilogram by 9.8 meter per second square. What is 9.8 meter per second square? Due to gravity. इसलिए इसको gravitational unit भी बोलते हैं. So 1 kgf is 9.8 Newton. But exactly, पोटेंशियल एनर्जी में यूज होता है. और जहां भी वर्टिकल मोशंस इंक्लूडेड है वहां पे kgf का यूज होता था. और एक चीज बताता हूं मैं, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है तो 1 kgf कितना होगा? 10 न्यूटन. क्योंकि वही 1 kg का मास अब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा, है ना. तो 1 kgf कैन बी 9.8 न्यूटन और 1 kgf कैन बी 10 न्यूटन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ g. ग्राम फोर्स भी होता है. 1 ग्राम फोर्स इज 980 डाइन. 980 डाइन. ग्राम फोर्स kgf का CGS वर्जन है. ठीक है. मुझे ये बताओ कि kgf और ग्राम फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है? 1 kgf एंड 1 gf क्या रिलेशन है? इक्वल नहीं होगा. डिवाइड बाय 10. एक 9.8 न्यूटन है और एक 980 डाइन है. 1000 ना. 1 kgf इज 1000 gf. 1 kgf इज 1000 gf. जो किलोग्राम और ग्राम में होता है ना, वही रिलेशन kgf और gf में भी है. मतलब kgf और gf को तुम किलोग्राम और ग्राम की तरह ट्रीट कर सकते हो. अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम्हें मास दिया है 1 kg तो तुम कितना न्यूटन होगा वो? सॉरी, कैसे पता लगाए? अरे यार फॉर्मूला में डाल देना, F = m/a. फोर्स पता लगाना है मुझे. मास कितना है? 1 kg. इसको ले लेता हूं 10. कितना आया? तो यही तो है, ये बोल रहा है. मतलब 1 kg और 1 kgf तो सेम हुआ ना. सिर्फ याद रखना kgf इज द यूनिट ऑफ force and kg is the unit of mass. kg is the unit of mass. kgf is the unit of. तुम लोग को डिस्कशन भी करना है क्या? करना ही पड़ेगा थोड़ा. बाजू में बैठो ना, लाइट ऑन कर दो. दरवाजा भी खुला है. बंद है? तुमने चेक किया? ठीक है, मैं खोल देता हूं. ठीक है, kgf और kg सेम है, gf और ग्राम सेम. 1 kgf 10 न्यूटन या 9.8 न्यूटन, depending upon what is the scenario. ट्राई करो. ज्यादा नहीं करवा रहा हूं, मुझे नेक्स्ट में आगे बढ़ना है, बट ट्राई करो.
आया देखो, इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मास है 5000 kg और इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो 2 किलो न्यूटन है, दैट इज 2000 न्यूटन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड 200 न्यूटन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स कितना हुआ इसके ऊपर? 1800 न्यूटन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये उसका नेट फॉरवर्ड फोर्स है। अब उससे तुम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। फोर्स इज इक्वल टू मास अपॉन एक्सेलरेशन। मास दिया है 5000 kg, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा तुमको। कितना आया? 1/25 आया है सबको। एक्सीलरेशन 0.4 मीटर पर सेकंड है और मैंने डिसेलरेशन भी ढूंढा है। डिसेलरेशन तो नहीं होगा क्योंकि नेट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स, हमने नेट फोर्स लिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन ही होगा, वो नेट एक्सेलरेशन होगा। अब ये एक्सेलरेशन कितने टाइम के लिए वैलिड है? हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन जो तुमने ढूंढा वो टाइम 7 सेकेंड, तुम्हें फाइनल वेलोसिटी ढूंढनी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। कितना आया? 20.152 So I am getting 22.4.
22.4 22.52 लिया है। ये करेक्ट है। हाँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है। तुम्हें 0.25 आ रहा था, 0.36 आ रहा है, और v इज इक्वल टू यू प्लस 80। मेथड सही है। व्हाट इज द इश्यू? सर कैलकुलेशन मिस्टेक, सॉरी। नहीं नहीं, तुम्हारा कोई इश्यू नहीं है, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ। एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास। ये सब समझ में आया था क्या? नेट फोर्स, ये वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है नेट फोर्स। नेट मतलब क्या होता है? टोटल। नेट मतलब, तो टोटल के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स कितना है, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा। फॉरवर्ड को प्लस, बैकवर्ड को माइनस, ऐड करो साइन के साथ, गेट दी आंसर। एक्सेलरेशन ढूंढो। एक्सेलरेशन नेट फोर्स की डायरेक्शन में होगा। अगर नेट फोर्स फॉरवर्ड है तो एक्सेलरेशन भी फॉरवर्ड होगा। फिर इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी ढूंढनी है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, फाइंड इट। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चंस है, बट आई एम नॉट स्टॉपिंग एट दिस पार्ट। दिस वाज अ जस्ट इंट्रोडक्शन, नॉट इवन द चैप्टर, इट्स नॉट स्टार्टेड येट। सो लेट्स गो अहेड। फर्स्ट दो लॉ तो हमारे हो गए। थर्ड लॉ के बारे में तुम्हें क्या पता है? सॉरी, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये सेम बॉडी पे होता है या डिफरेंट बॉडीज पे? सेम बॉडी। रियली? सेम बॉडी पे दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट होंगे तो वो रेस्ट पे रहेगा या मोशन में रहेगा? अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। सेम, तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे सेम अमाउंट नहीं है? एक्शन रिएक्शन आर सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट्स। तो मतलब तुम बोल रहे हो कि ये एक ही बॉडी पे एक्शन रिएक्शन हो रहा है, अलग 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 बॉडी पे हो रहा है? सर अलग एक बॉडी दूसरे बॉडी पे एक्शन नहीं करेगी तो वो बॉडी इम्बैलेंस पे, तो मतलब यहाँ पे दो बॉडीज इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल दो। मैन पुशिंग द वॉल। मैन पुशिंग अ वॉल, एक्शन क्या है? मैन अगर वही मैन इज पुशिंग अ वॉल इज एक्शन। रिएक्शन क्या है? वॉल उसका अपोजिट। वॉल पुशिंग द मैन, रिएक्शन। कौन सी दो बॉडीज है? मैन एंड वॉल। उससे क्या होता है? मैन अगर जोर से पुश किया तो पीछे जाएगा। अब फिजिसिस्ट की तरह बात कर रहे हो। पहले हाथ दुखेगा, वो बायोलॉजी नीट वाले स्टूडेंट ऐसे बात करते हैं। हाथ दुखेगा सर, ये फीमर बोन का ऐसा थोड़ा सा कुछ इश्यू, यहाँ पे टिश्यू के बीच में अलाइनमेंट। अलाइनमेंट तो वर्ड नीट वाले जानते ही नहीं है, ये नहीं करेंगे कुछ तो वो बोलेंगे नीट। बताओ नीट बायोलॉजी वाला क्या बोलेगा? इसको ले लो बायोलॉजी में। फिर तुम हाथ दुखेगा, इसको आपको पैरासीटामोल खाना पड़ेगा सर, हाथ दुखेगा। ऑलराइट, सो ये हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ऑन द अदर बॉडी। ठीक है। पेयर तू वॉक करता है, वॉक एक्शन रिएक्शन है। कैसे? एक्सप्लेन हाउ वॉकिंग इज एक्शन रिएक्शन। कैसे? डिफरेंट सॉरी, कैसे? सर कैसे? फोर्स तो मतलब तू उड़ना चाहिए ना ऊपर, तू नीचे ग्रेविटी मतलब ऐसा जाएगा, तू उड़ना चाहिए ऊपर, तू ऐसा क्यों जाता है? बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या बोलता है इसके बारे में? वॉकिंग में एक्शन रिएक्शन होता है कि नहीं? कैसे? अपनी बॉडी पीछे रहती है लेकिन अपने पैर आगे जाते हैं।
Oh really? I've never seen walk somebody like this. ऐसा मैंने चलता देखा नहीं किसी को. भूत वूत चलते हैं वैसे, पैर आगे पहले जाते हैं, बाद में बॉडी आती है पीछे. या कार्टून में वो चलता है ऐसा कोई, तो टॉम एंड जेरी टाइप्स. यस, मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया गायब हो जाता है ना, मिस इंडिया. बताओ, वॉकिंग में एक्शन रिएक्शन एक्सप्लेन करो. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. हु इज डूइंग एक्शन ऑन whom and in which direction? तो वही तो यहां पे कर रहे हैं हम. We push the earth in the backward direction, and since earth has a huge inertia, it does not go back. In turn, earth pushes us in the forward direction and we go ahead. Action is what we do on earth in backward direction. Reaction is what we get from earth in forward direction. Action, reaction, walking. Without dash, walking is not possible. What is this dash? Fill in the blanks. Exactly, friction. Friction. Because there is one more entity involved here, friction. फ्रिक्शन के बिना वॉकिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तू पीछे फोर्स एक्सर्ट करेगा तेरा पैर उधर ही रहना चाहिए. अगर तेरा पैर उधर नहीं है, मतलब यू आर नॉट अप्लाइंग फोर्स एट अ पॉइंट. फोर्स एट अ पॉइंट नहीं है, तो रिएक्शन एट अ पॉइंट कैसे आएगा? सो दैट मीन्स यू विल कीप ऑन स्लाइडिंग एट द सेम प्लेस लाइक माइकल जैक्सन. आगे नहीं बढ़ेगा. Bullet being fired from a gun. Explanation. Okay, so what is the action? Who is doing the action? Gun is doing action on bullet. Gun is pushing out the bullet in forward direction. In turn, bullet, while leaving the gun, pushes the gun in backward direction, which is the ऊपर कैसे जाती है बताओ, बताओ. पीछे ही जाती है. तू कौन सी गन की बात कर रहा है? मैं तो नॉर्मल गन की बात कर रहा हूँ. मैं तो वही गन की बात कर रहा हूँ जो गन पीछे जाती है. तू कौन सी गन की बात कर रहा है? फटके फ्लावर. फटके फ्लावर पता है? नहीं पता. वो अलग टाइप की है, वो फट जाती है ऐसे और फ्लावर बन जाती है. हाँ, जो वासेपुर में मिलती है, यहाँ पे तो नहीं. भाई कोई भी गन को अगर फर्म ऐसा होल्ड किया ना, तो वो पीछे ही आएगा. ऐसा कट्टे जैसा चला है तो कट्टे जैसी चलेगी. तुम्हारे हाथ को तुम फ्री छोड़ दोगे तो कहीं भी उड़ेगा ना हाथ. तो हाथ का थोड़ी कोई जोर है इसमें. तुम्हें अपना फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा ताकि जो रिकॉइल है तुम्हें राइट डायरेक्शन में फील हो. अदरवाइज वो तो वेक्टर है ना, उसके कंपोनेंट तो इधर उधर उड़ जाएंगे. हाँ, जस्ट इमेजिन तुम्हारा हाथ है और उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसके कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे अलग अलग डायरेक्शन में. So if you leave your hand free and just imagine your hand is not straight, it is like crooked like this, something can happen, na? You can even get a shoulder injury, like your shoulder can get, क्या बोलते हैं, dislocated. Yes. Neat is back. Newton's second law is the real law of motion. बाकी सारे फेक है. और कुछ करो, ऐड करो इसमें रैप. बाकी सारे फेक है.
बस न्यूटन्स लॉ एक है, सेकंड वाला। ठीक है, ठीक है। हम्म। अच्छा, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फेक क्यों है भाई फर्स्ट लॉ? सेकंड वाला रियल क्यों है? फर्स्ट बोलता है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो रहेगा। एक्सेलरेशन जीरो तब होगा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ये बोलता है कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस द ऑब्जेक्ट at rest remains or tends to remain at rest. An object in uniform motion tends to remain in uniform motion. In the absence of external forces, the acceleration of the object is zero. Hence, we can say that the first law is contained in the second law of motion. फर्स्ट लॉ इनर्शिया की बात करता है, वो फोर्स की बात नहीं करता है। हाँ, बट लास्ट में एक सेंटेंस ऐड किया था न्यूटन ने, अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। फोर्स कहां से आया? फोर्स तो सेकंड लॉ से आया है। फोर्स का बर्थ किधर से हुआ? सेकंड लॉ से। मतलब फर्स्ट लॉ में भी फोर्स का मेंशन है जो सेकंड लॉ से ही आया है, तो सेकंड लॉ फंडामेंटल हुआ। थर्ड लॉ क्या बोलता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। what is action and reaction? They are forces. So without forces, this law cannot exist. That means second law is the real one, fundamental one. मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास कैसे मेजर होता है? स्प्रिंग बैलेंस। हैव यू हर्ड अबाउट स्प्रिंग बैलेंस? नहीं, स्प्रिंग बैलेंस नहीं, वो वेट से होता है। मास होता है बीम बैलेंस से मेजर। स्प्रिंग बैलेंस से वेट मेजर होता है। ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस में इफ यू सी, एक स्प्रिंग होता है अंदर जिससे एक हुक कनेक्टेड होता है, और वो हुक के ऊपर हम एक कोई मास को टाई करते हैं। अब मास को जब हम टाई करते हैं, ये मास नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करता है। वो कौन सा फोर्स है जो नीचे के डायरेक्शन? वेट ऑफ द बॉडी। ये वेट ऑफ द बॉडी इस स्ट्रिंग में जिससे उसको टाई किया है उसमें एक फोर्स क्रिएट करता है। कौन सा फोर्स है? फोर्स ड्यू टू टेंशन। टेंशन नहीं होता अगर मास नहीं होता। विदाउट मास कोई टेंशन नहीं होता है। मास हमने सस्पेंड किया इसलिए एक टेंशन है। ये टेंशन कौन से डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। टेंशन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। बट ये टेंशन क्या करेगा पता है? जिसको वो कनेक्टेड है, मतलब जिस हुक से उसको टाई किया है, वो टेंशन उसको नीचे की तरफ खींचेगा। और हुक किस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा? स्प्रिंग के ऊपर। और स्प्रिंग के साथ क्या कनेक्टेड है? पॉइंटर। तो वो पॉइंटर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा, स्प्रिंग नीचे आएगा, अपने साथ पॉइंटर को लेके आएगा, एंड दैट विल शो द weight. So that reading is proportional to the weight exerted on the body. वेइंग मशीन में भी यही होता है। वेइंग मशीन क्या कर रहा है? तुम उसके ऊपर खड़े रहते हो, तुम कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो? वेट, ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट। ये फोर्स की वजह से तुम्हारे बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट होता है, और यही जो नॉर्मल रिएक्शन है बेसिकली इट ड्राइव्स दैट स्प्रिंग इनसाइड द वेइंग स्केल। और वो स्प्रिंग की वजह से, स्प्रिंग के मूवमेंट की वजह से एक पॉइंटर मूव करता है, और वो पॉइंटर तुम्हारा वेट दिखाता है। ठीक है। सो वो जो वेट है वो एक्चुअली न्यूटन में होना चाहिए, बट हमेशा हमें कहाँ पे किस में दिखाता है? वो किलोग्राम में, क्योंकि हमने स्केल को चेंज कर दिया है। जहां पे 10 न्यूटन आता है हमने वहां पे 1 किलोग्राम लिख दिया है। तो एक्चुअली वो होना चाहिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 न्यूटन, बट उसकी जगह पे क्या होता है? डिवाइड बाय 10 करके केजी हो जाता है पूरा। So this is how weight is measured, and indirectly we can measure the mass.
ये इंटरेस्टिंग है. एलिवेटर एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. अब तुम, you will sound and look very weird. Just go with your weighing scale in the elevator. और एलिवेटर के सेंटर में रखो उसको, और उसके ऊपर खड़े रहो और लिफ्ट का बटन दबाते रहो. पहले ग्राउंड फ्लोर पे जाओ, फिर टॉप फ्लोर पे जाओ, फिर टॉप फ्लोर से वापस ग्राउंड फ्लोर पे जाओ, और देखो वो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं तुम्हारे वेइंग स्केल के स्केल में. कोई चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? डेफिनेटली आएंगे चेंजेस. क्यों आ रहे हैं चेंजेस? बिकॉज मैंने तुम्हें बताया था कि acceleration always takes place in the direction of net force, and your body is experiencing a net force when you are traveling in an elevator. Elevator में तुम्हारा body हमेशा net force experience करता है. That net force's direction depends upon the motion of elevator, the direction of motion of elevator. Elevator नीचे जा रहा है, net force की direction change हो जाएगी. Elevator ऊपर जा रहा है, net force की direction change हो जाएगी. If you have traveled to some place where there are very high rise buildings, and if you have used the elevators, you will come to know, or you will experience that first hand. जब भी एलिवेटर नीचे जाता है, अगर तुम you are on maybe 60th 70th 80th floor and you are coming down by the elevator, you will feel light, weightless, you will feel हल्का फुल्का. बट यही सेम चीज उल्टा होता है जब तुम ऊपर जा रहे हो. तुम जब ऊपर जा रहे हो, यू फील हैवी, you feel your blood from your body is rushing down towards your feet. पूरा बॉडी का वेट नीचे की तरफ जा रहा है. ये एक्सपीरियंस मैं सिर्फ बता रहा हूं, बट इफ यू गेट अ चांस टू एक्सपीरियंस दिस, प्लीज डू, तो तुम्हें समझ में आएगा. अभी तो मैं तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं करा सकता. अगर तुमको मुझे एक्सपीरियंस करवाना है तो मैं तुम्हें टेरेस से नीचे फेंक सकता हूं. If I throw you down from a terrace, you will feel weightlessness. What do you mean by weightlessness? There is no weight. Yeah, absolutely. तो कोई भी freely falling body क्या experience करता है? Weightlessness. मैंने क्या बोला? एलिवेटर नीचे जाता है तो तुम्हें हल्का फील होगा. ये हल्का कितना हल्का फील हो सकता है? जीरो वेट जितना हल्का. मतलब फ्री फॉल में तुम्हारा वेट जीरो हो जाता है. मतलब क्या होता है कि जो वेट है, that is the force due to gravity on your body, it is not actually only dependent on the force due to gravity. It is dependent on the net force, and it is you can say it is affected by the motion of the body in vertical plane. अगर तुम वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहे हो तो तुम्हारा मोशन तुम्हारे फोर्स एक्टिंग ऑन योर बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी को इफेक्ट करेगा. नीचे आते टाइम क्या होगा? वेट डिक्रीज होगा. ऊपर जाते टाइम वेट. तो इसको कैसे पता लगाएंगे कि ये क्या हो रहा है चेंज? इसका कोई फॉर्मूला भी होगा ना. फॉर्मूला मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी बात करते हैं, समझते हैं इसको. अब मैंने क्या बोला तुम्हें कि अगर तुम्हें वो नेट वेट, तुम्हारी बॉडी का नेट वेट, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय योर बॉडी, या फिर नेट वेट ऑफ योर बॉडी ढूंढना है, तो तुम्हें क्या ढूंढना पड़ेगा? क्योंकि फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. तो तुम्हें नेट फोर्स के लिए मास थोड़ी चेंज करना है. मास तो उतना ही रहेगा. क्या चेंज होगा? जी चेंज होगा. जी में चेंजेस आएंगे. जब तुम नीचे गिरोगे तो क्या होगा? जी विल become, when you are falling down, free fall, when you are experiencing free fall, तुम्हारा वेट जीरो है. इसका मतलब क्या है? नेट एक्सेलरेशन जीरो है. नेट एक्सेलरेशन क्या है? जब कोई बॉडी गिर रही है, बताओ कौन सा एक्सेलरेशन है उसके ऊपर? नेट एक्सेलरेशन जीरो होता है. बताओ. नेट एक्सेलरेशन. नेट एक्सेलरेशन जीरो. नेट एक्सेलरेशन पॉजिटिव. ग्रेविटी को
ग्रेविटी को कैंसिल आउट कौन करेगा? ग्रेविटी को कोई कैंसिल आउट नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन को कोई कैंसिल आउट कर रहा है। ग्रेविटी उतनी ही थी जितनी है, बट ऑब्जेक्ट का जो मोशन है ना, उसकी वजह से ग्रेविटी इफेक्ट हो रही है। ठीक है? नहीं है, आंसर नहीं है तुम्हारे पास, सोचो। यस, अच्छा, चलो। एक बॉडी नीचे गिर रही है, ठीक है? तो ये बॉडी के ऊपर क्या फोर्स है? और मैं क्या पूछ रहा हूं? ये बॉडी का वेट। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? बॉडी के वेट के बारे में। मतलब बॉडी को खुद को क्या फील होगा, मैं ये पूछ रहा हूं। और तुम मुझे बोल रहे हो कि बॉडी के ऊपर क्या एक्ट हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग आवर पॉइंट ऑफ व्यू, विच आर टू डिफरेंट थिंग्स? व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज बॉडी क्यों नीचे गिरता है? बॉडी एक्सेलरेशन की वजह से नीचे गिरता है। तो बॉडी पे तो फोर्स है, मैं मना नहीं कर रहा हूं बॉडी पे फोर्स है, डेफिनेटली बॉडी पे फोर्स है। लेकिन बॉडी का वेट क्या होता है? बॉडी का वेट क्या होता है? नहीं, बॉडी का वेट, व्हाट इज वेट? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। जब वो बॉडी नीचे गिर रहा है तो मैंने बोला उसका फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाता है। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बॉडी का 0 हो जाता है, उसका वेट भी 0 हो जाता है। तो क्यों 0 होता है? क्योंकि उसका नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। नेट एक्सेलरेशन मतलब अगर बॉडी अपने पैर के नीचे एक वेइंग स्केल बांध के कूद गया एक बिल्डिंग से, तो उस पर कितना वेट दिखाएगा? जस्ट इतना बता दे भाई। क्यों? मस्त क्वेश्चन बनाया मैंने, अब तो बताओ। जस्ट इमेजिन एक फ्री बेस जंपर, वो जो वो कौन सा स्पोर्ट है जिसमें प्लेन से कूद जाता है? स्काई डाइविंग। एक स्काई डाइविंग स्पोर्ट्स के एक चैंपियन ने अपने पैर पे एक वेइंग स्केल बांध दिया, जिसके ऊपर वो खड़ा है प्लेन के अंदर। अब वो वही वेइंग स्केल के साथ जंप मार रहा है। जब वो प्लेन में खड़ा था तो उसका वेट दिखा रहा था 65 या 70 या जो भी है XYZ। अब वो कूद गया, उसका वेट क्या दिखाएगा? क्यों? तुम मान रहे हो 0 है ना? मान रहे हो ना? तुम मान रहे हो, तुम भी मान रहे हो, तुम भी मान रहे हो। क्यों 0? अब बताओ। तो मास कहाँ पे एक्ट कर रहा है? मास तो कहीं एक्ट नहीं करता। मास तो वेक्टर थोड़ी है, स्केलर है वो तो। सर और एक है कि जब वो पैराशूट खोलेगा तो फिर वेट 0 नहीं होगा। पैराशूट वो नहीं खोल रहा है। हाँ, अगर जब वो स्काई डाइविंग कर रहा है, अगर वो एक ऑप्टिमम हाइट पे आके वो खोल जाए उसने पैराशूट, तो फिर उसका वेट क्या होगा? 0 होगा या कुछ होगा? अगर वो पैराशूट खोलता है तो वो फ्री फॉल नहीं कर रहा है। अब वो नीचे आ रहा है, लेकिन आराम से आ रहा है। मतलब वो वही हो गया कि लिफ्ट से नीचे आ रहा है वो। और लिफ्ट से जब नीचे जाते हैं हम लोग, हमको हल्का फील होता है, मतलब हमारा कुछ ना कुछ वेट होता है, मतलब वेट जो एक्चुअल होता है उससे कम होता है। मतलब पैराशूट में भी वही होएगा, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया? नेट एक्सेलरेशन अब कम हो गया, लेकिन 0 नहीं हुआ है। तो फ्री फॉल में 0 क्यों होता है नेट एक्सेलरेशन? यार मैं चाहता हूं कि मैं इधर पढ़ सकता हूं, ये पूरा पढ़ के मैं बताता हूं, ठीक है? मैं चाहता हूं कि आंसर तुमसे निकले अंदर से, ताकि तुमको याद रहे लॉन्ग टाइम तक। हमको ऐसा क्लास चाहिए, रीडिंग वाला क्लास चाहिए? तुम बताओ। तुम एक तो वॉल्टर लुइन की तारीफ करते हो, वॉल्टर लुइन तो मस्त पढ़ाता है। सर वॉल्टर लुइन तो पढ़ता भी नहीं है, वॉल्टर लुइन तो एक्सपेरिमेंट करता है। आज जब मैं वॉल्टर लुइन बनने की कोशिश कर रहा हूं आज, तो मेरे को बोला तुम बता दो ना, आप बता दो ना, आप बता दो, आप बता दो। वॉल्टर लुइन के क्लास में कोई डिस्कशन नहीं होता, पता है? वही करता है सब कुछ। सब लोग वहां पे बैठ के एंजॉय करते हैं, और फिर बीच में कुछ लिख लेते हैं, फिर एंजॉय करते हैं।
बट एटलीस्ट यू डोंट नो वॉल्टर ल्यूएन, ये जिंदा कैसे है यार? ठीक है, मेरे बच्चे बाहर 2:57, इट्स 3 o'clock, वेरी क्लोज टू 3 o'clock. ये क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट फिजिक्स क्लास में, इस वीक में हम फिजिक्स ही करने वाले हैं सिर्फ. नेक्स्ट फिजिक्स क्लास मतलब दैट इज टुमारो, आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट दिस आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू. ठीक है, जब बॉडी, ये चाहिए तो मैं तुम्हें भेज देता हूं, तुम पढ़ लो, अपना आंसर फ्रेम करो, और तुम्हारे ऊपर है, आई डोंट नो, तुम्हारे ऊपर है, ये एक्सप्लेनेशन मैं तुम पे डाल रहा हूं. ठीक है, तुम चाहे तो पढ़ के आ सकते हो. यहाँ पे और भी है, एक तो डाउनवर्ड मोशन है और अपवर्ड मोशन. ये देखो अपवर्ड डायरेक्शन है, नहीं डाउनवर्ड भी है कहीं इसके बाद, हाँ ये रहा डाउनवर्ड. अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों है, एलिवेटर है. और मैंने किसका बात किया था? फ्री फॉल का बात किया था, याद रखो. फ्री फॉल, जब कोई फ्री फॉल करता है अपने पैरों पे वेइंग मशीन बांध के, दुर्वा फाइंड्स इट वेरी फनी. आई डोंट नो व्हाई दुर्वा. That's so amazing, man. That is so amazing. Yeah, for a NEET student it might be a little funny. ये क्या कर रहा है? अपनी हड्डियां टूट जाएगी उसका देख पहले. तेरे को आना तो मेरे पास ही पड़ेगा. NEET स्टूडेंट ये सोच रहा है. कोई बात नहीं, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग.